हेलो टू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है 8 नवंबर 2025। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं आइए उनको एक एक करके देखते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए उन्हीं को सिर्फ हम देखेंगे, फालतू की कोई चीज़ नहीं देखेंगे जिससे टाइम वेस्ट हो और फिर चीज़ें रिकॉल भी ना कर पाएँ आप, फिर उसका कोई मतलब भी ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर की तरफ। जो हमारा पहला करंट अफेयर है 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसको IFFI बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 2025 ये न्यूज़ में है। आइए इसको देखते हैं। तो जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, कौन सा एडिशन है? 56वां एडिशन है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। वेन्यू कहाँ है इसको याद रखिएगा, गोवा। ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज किसने किया है? ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। ठीक, इन कोलैबोरेशंस विद नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, NDFC के साथ कोलैब करके इसको ऑर्गेनाइज किया है। अगर हम बात करें इसके अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें, की फैक्ट्स की, तो जो फिल्म फेस्टिवल इंडिया है इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल इन एशिया। ठीक है। इट वॉज फर्स्ट, सबसे पहली बार कब हुआ था? 1952 में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। बाद में एन एनुअल इवेंट गोवा में हुआ। गोवा में होता है 2004 से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना वर्ल्ड सिनेमा को और शोकेस करना इंडियाज फिल्म कल्चर ग्लोबली। ठीक, इसमें 15 फिल्म नॉमिनेट किए गए हैं फॉर द गोल्डन पिकॉक अवार्ड एंड 3 सिल्वर पिकॉक अवार्ड अंडर द इंटरनेशनल कंपटीशन। ठीक है, क्या है? 15 फिल्म नॉमिनेट किए गए, किसके लिए? गोल्डन पिकॉक के लिए। और जो 3 सिल्वर पिकॉक अवार्ड किए गए हैं, सिल्वर पिकॉक अवार्ड को नॉमिनेट किया गया है अंडर इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए। ठीक, ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा। दोनों मिलके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गोवा मिलके इसको ऑर्गेनाइज करा रही हैं। तो जो IFFI है वो प्रोवाइड्स कराता है एक प्लेटफॉर्म फॉर किसके लिए? इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिया एंड इंटरनेशनल फिल्म मेकर के लिए। तो यही है 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आइए अब इससे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखते हैं जो हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो जो 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, जिसको IFFI बोलते हैं, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? ये अगर आपको ये करंट अफेयर समझ में आ गया हो तो चलिए हम अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 नवंबर। हर साल 7 नवंबर को हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं क्या है ये। तो जो नेशनल कैंसर अवेयरनेस है ऑब्जर्व ऑन 7 नवंबर, इसका जो पर्पस है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ठीक, इंट्रोड्यूस बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस कार-टी थेरेपी, ये होता है डेवलप्ड बाय कटिंग एज इनोवेशन फॉर ब्लड कैंसर। किस लिए होता है ये? ब्लड कैंसर के लिए कार-टी थेरेपी होता है। कार-टी थेरेपी का अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली है क्या? तो काइमारिच काइमारिच एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। इसमें क्या होता है? ये एक एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट है, स्पेशली ब्लड कैंसर के पेशेंट के लिए यूज होता है। इस थेरेपी में बॉडी के अपने इम्यून सेल, टी सेल को जेनेटिकली मॉडिफाई करके उन्हें कैंसर सेल से लड़ने के लिए पावरफुल बनाया जाता है। तो यही है कार-टी थेरेपी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, कैंसर ट्रीटमेंट अफोर्डेबल एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड थेरेपी। ठीक, लॉन्च किसने किया है? फैमिली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हम लोग अगर एग्जाम में पूछे नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाते हैं? 7 नवंबर को। ठीक है, आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 7 नवंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस कार-टी थेरेपी इज डेवलप्ड फॉर विच टाइप ऑफ कैंसर? तो ये है ब्लड कैंसर के लिए। ठीक, आई होप आपको दूसरा करंट अफेयर भी समझ में आया होगा।
आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है इंडिया रिन्यूएबल फ्यूचर और वेस्ट क्राइसिस। ये एक नई मुसीबत बनती चली जा रही है इंडिया के लिए। क्यों, आइए समझते हैं पहले इस टॉपिक को, ये है क्या चीज़। एक्चुअली इंडिया का एम है 2070 तक नेट जीरो एमिशन करना। ठीक, तो उसके लिए क्या हो रहा है, गवर्नमेंट लगा रही है सोलर पैनल, सोलर पैनल्स की एज होती है 25 to 30 ईयर्स। अब ये जब 25 to 30 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो ये जो सोलर पैनल है ये क्या हो जाएंगे, ये वेस्ट हो जाएंगे, ये किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक, तो यहीं पे दिक्कत आ रही है कि ये तो बहुत ज़्यादा फिर कलेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक एक फोरकास्ट किया गया है कि अप्रॉक्स 11 मिलियन टन सोलर वेस्ट हो जाएंगे 2047 तक, अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो इसमें जो मेन दिक्कत है सोलर पैनल में, इसका जो मेन सोर्स है वो है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल है। अराउंड सारे ही सोलर पैनल में 92% पाया जाता है। तो अब गवर्नमेंट ये प्लान करी है कि 2047 तक हमको अराउंड 299 रिसाइकलिंग प्लांट को लगाना पड़ेगा, तभी ये 11 मिलियन टन को यूज कर पाएंगे। अदरवाइज ये वेस्ट होंगे और ये इधर उधर पड़े रहेंगे। तो एट द एंड इंडिया को ही फिर आगे चल के ये सारी चीज़ें दिक्कत करेंगी। तो इस जो 299 रिसाइकिल प्लांट्स लगेंगे उनका जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 4274, 4274 करोड़ रुपए इसका एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट की एस्टिमेट आएगी। ठीक है, तो यही है इंडिया सोलर वेस्ट प्रोजेक्शन। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ इंडिया सोलर वेस्ट बाय 2047 विल कम फ्रॉम विच टाइप्स ऑफ सोलर मॉड्यूल। तो हम लोगों ने अभी देखा क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूलर्स जो है 92% जो है वो सोलर पैनल्स में यूज होते हैं। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बाय रिसाइकलिंग सोलर वेस्ट इंडिया कुड पोटेंशियली save how much CO2 emissions by 2047। तो इसका आंसर है 37 मिलियन टन। आई होप ये आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। आपको ये पता चला होगा कि इंडिया रिन्यूएबल फ्यूचर और वेस्ट क्राइसिस ये क्यों न्यूज़ में थी और ये क्यों ये इम्पोर्टेंट है। ये हमेशा अभी तो काफ़ी दिनों में ये न्यूज़ में रहेगी कंटिन्यू, तो इसको आप याद रखिए। आइए अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, बूस्ट टू इंडियाज ब्लू इकोनॉमी, आईएनएस इक्शक कमिंस्ड इन नेवी। क्या हुआ है हाल ही में कि अ, ये क्यों न्यूज़ में है, आइए इसको देखते हैं। तो जो आईएनएस इक्शक है, ठीक, पहले इसको समझते हैं आईएनएस इक्शक है क्या। आईएनएस इक्शक एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है, मतलब एक ऐसी शिप जिसका काम समुद्र के नीचे एरिया का सर्वे करना होता है। ये शिप इंडियन नेवी की हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करेगा। ठीक, हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोग्राफिक, यहाँ पे समझते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब होता है सी के डेप्थ अंडर वाटर, सी के डेप्थ में, ठीक, अंडर वाटर फीचर्स जैसे टाइड्स, करंट और सीबेड्स के नेचर के साइंटिफिक मेजरमेंट मैपिंग करने के लिए यूज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ये इंफॉर्मेशन नेविगेशन, चार्ट, पोर्ट डेवलपमेंट और डिफेंस ऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यही इसी का काम है, क्या, इक्शक का काम यही है। ठीक है, अगर हम बात करें आईएनएस इक्शक का मतलब ही होता है गाइड या फिर पाथ फाइंडर। ठीक, ये एक सिंबॉलिक नाम है जो नेवी के सर्वे मिशन के नेचर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है आईएनएस इक्शक। ठीक, इसी तरीके से ये सिर्फ जो इंडिजीनियस डिजाइन से बना है, यानी सिर्फ ये इंडिया में ही बना है। एक कैसा प्रोडक्ट है, मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है। ठीक, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। ओके, जो आत्मनिर्भर भारत मिशन को प्रमोट करता है। आइए अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा क्या है ये हाइड्रोग्राफिक शिप वेसल है। इसको बनाया किसने, ये गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स और एलएनटी ने बनाया है। ठीक, क्लास कौन सी है, पार्ट ऑफ संध्या क्लास न्यू जनरेशन सर्वे शिप है।
ओके, इसका पर्पस क्या है? कंडक्ट करना हाइड्रोग्राफिक सर्वे हम लोगों ने देखा फॉर क्रिएटिंग नॉटिकल चार्ट एंड डिजिटल मैप फॉर सेफ नेविगेशन। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें कितनी है, अराउंड इसकी 3400 टन है। उसको जो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? अप्रॉक्स 110 मीटर्स की है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा आईएनएस इक्षक क्या है। आईएनएस इक्षक क्या है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल क्या क्या काम है? सी की डेप्थ को देखना, टाइड्स वगैरह को देखना। ओके, यही सारे इसके काम है। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो आईएनएस इक्षक है रिसेंटली कमिंस्ड हुआ है इनटू द इंडियन नेवी, इस प्राइमरली यूज्ड फॉर किस लिए? हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑपरेशंस के लिए। इसी तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो हमारा आईएनएस इक्षक है इज अ पार्ट ऑफ विच क्लास ऑफ शिप? किस क्लास ऑफ शिप से ये बिलोंग करता है? तो ये किस किस क्लास ऑफ शिप से बिलोंग करता है? यह है संध्याकक क्लास से। ओके, आई होप ये करंट अफेयर आपको समझ में आया होगा। आइए अब अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, शीतल देवी क्रिएट्स हिस्ट्री। तो जो शीतल देवी हैं, हुआ क्या है कि वो दुनिया की पहली आर्मलेस वुमेन आर्चर हैं जिन्होंने वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और इंडिया की एबल्ड बॉडीज टीम में सेलेक्ट हुई हैं, जो खुद में एक क्या है कि हिस्टोरिक मोमेंट है। आइए इनके बारे में जानते हैं, ये है कौन। तो जो शीतल देवी हैं, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये हैं जम्मू एंड कश्मीर से। इनकी अचीवमेंट की बात क्या है? ये क्वालिफाई हुई हैं फॉर इंडिया एबल्ड आर्चरी टीम फॉर एशिया कप। एशिया कप के लिए ये क्वालिफाई हुई, किसमें? इंडिया एबल बॉडीड आर्चरी में। ठीक, ये फर्स्ट ऐसी पैरा एथलीट है जिन्होंने अचीव दिस फीट इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, अगर इनके पास अचीवमेंट की बात करें, गोल्ड मेडलिस्ट है कहाँ से? 2023 में एशिया पैरा गेम्स में। अगर हम इनकी सिग्निफिकेंस की बात करें, सिंबल ऑफ इंक्लूजन एंड ब्रेकिंग फिजिकल बैरियर्स इन इन स्पोर्ट्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कौन है शीतल देवी, क्या इन्होंने किया है, क्या इनकी अचीवमेंट्स हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज शीतल देवी इज इन न्यूज रिसेंटली? क्यों है ये हाल में ही न्यूज में? क्योंकि सी बिकम द पहली ऐसी पैरा आर्चर बनी है जिन्होंने क्वालिफाई किया है फॉर इंडिया मैन एबल्ड बॉडीड आर्चरी आर्चरी टीम में। ठीक, जो नॉर्मल प्लेयर के साथ ये सेलेक्ट हुई है। ठीक, बल्कि ये नॉर्मल नहीं है, इनके दोनों आर्म्स नहीं है। ओके, आई होप ये करंट अफेयर आपको समझ में आया होगा। आइए अब अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर्स है, एटलस ऑफ डेवलपिंग ब्रेन। ये क्या चीज़ है? तो जो एटलस ऑफ डेवलपिंग ब्रेन का मतलब है एक डिटेल्ड मैप या डाटाबेस जिसमें ह्यूमन ब्रेन जब वो माँ के पेट में होता है कि डेवलपमेंट के दौरान होने वाले चेंजेस को डॉक्यूमेंट किया किया गया, इसी को बोलते हैं हम लोग एटलस ऑफ डेवलपिंग ब्रेन। जैसे एक एटलस ज्योग्राफी में मैप देता है, वैसे ही ब्रेन डेवलपमेंट का बायोलॉजिकल मैप मैप देता है। ठीक है, अब इसका पर्पस देखते हैं। ये एटलस बना है ताकि साइंटिस्ट और डॉक्टर समझे कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। ठीक, कौन से जीन और कौन से सेल किस स्टेज पर एक्टिव होते हैं, क्या डिफरेंट होता है हेल्थ और एबनॉर्मल ब्रेन के डेवलपमेंट में। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके ये न्यूज़ में है। ठीक है, आइए इसको अब थोड़ा समझते हैं कि लॉन्च किसने किया है? यूएसए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। इसका एम क्या है? टू मैप ऑल सेल टाइप ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ठीक, अगर हम बात करें इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस क्यों है, ये इंडियंस न्यूरो साइंटिस्ट आर आल्सो प्रैक्टिसिंग थ्रू ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेशंस। ठीक है, अब इसके यूज एंड पर्पसेस के बारे में देखें, टू एनहेंस अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए, ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। ठीक है, डेवलपमेंट बायोलॉजी एंड ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशंस। तो यही सारी चीज़ों के लिए ये न्यूज़ में है। क्या चीज़? ये एटलस ऑफ डेवलपिंग ब्रेन। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इससे एक रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़रा देख लेते हैं। तो जो एटलस ऑफ डेवलपिंग ब्रेन वॉज क्रिएटेड अंडर विच इनिशिएटिव? किस इनिशिएटिव के अंदर इसको वो किया गया है? तो वो है ब्रेन इनिशिएटिव सेल एटलस नेटवर्क। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आई होप ये भी आपको करंट अफेयर समझ में आया होगा। अब आपको दिक्कत नहीं होगी कि क्या है ये एटलस ऑफ डेवलपिंग ब्रेन। ओके, आइए अब अपने अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। वाइल्ड लाइफ पैनल्स क्लियर्स
13 डिफेंस पैरामिलिट्री प्रोजेक्ट्स। ये क्या चीज़ है? तो ये प्रपोजल सिर्फ दो जगहों के लिए है मेनली। एक तो है लद्दाख और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, खास तौर पे हाई एल्टीट्यूड पे स्ट्रेटेजिक बॉर्डर रीजन्स पे प्रोजेक्ट में शामिल है बॉर्डर के आउटपोस्ट, ब्रिजेस, हेडक्वार्टर, एम्यूनेशन स्टोरेज फैसिलिटीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें इससे रिलेटेड है। अब क्या है ये, इसको समझते हैं क्यों क्यों किया गया। क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी की वजह से, क्योंकि बॉर्डर रीजन जैसे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश चाइना के प्रॉक्सिमिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है, जैसे डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस का लॉजिस्टिक सपोर्ट, रैपिड मूवमेंट ट्रैकिंग और फैसिलिटीज जरूरी है, इसलिए प्रोजेक्ट को अप्रूवल किया गया है। एनवायरमेंट कंसर्न एंड लीगल प्रोसेसेस भी है कुछ, जैसे प्रोटेक्टेड एरिया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लैंड डाइवर्जेंस का मैटर होता है, जहाँ फ्लोरा और फना फ्राजाइल इकोसिस्टम हो। वाइल्ड लाइफ के पैनल का रोल है इसमें, रोल है ये इंश्योर करेगा कि इकोलॉजी ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब ना हो। इसलिए क्लियरेंस में मिटिगेशन मेजर्स के साथ ही एनिमल पैसेजेस, वेस्ट नॉइस कंट्रोल और कंस्ट्रक्टिंग जो टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन को भी ध्यान में रखा गया है। ठीक है, और इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक, मेनली किन दो जगहों के लिए, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। आइए उसको देखते हैं। अप्रूव किसने किया है? स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक, कितने प्रोजेक्ट अप्रूव हुए? टोटल 13। मेनली किन दो जगहों पे है? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पे। क्यों? क्योंकि यहाँ की सेफ्टी के लिए। ठीक है, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट किस तरीके के टाइप, अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो डिफेंस पैरामिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है। ठीक है, मेन पर्पस क्या है? स्ट्रेंथिंग स्ट्रेंथिंग बॉर्डर सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी। लॉ इन्वॉल्व है इसमें। कौन सी लॉ इन्वॉल्व है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, क्योंकि यहाँ पे एनिमल फ्लोरा या फना को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और सारी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। इस पे कंडीशन क्या है? स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए जो भी चीजें हैं वो होगी। अदरवाइज उनसे रिलेटेड अगर ये हैम्पर हुए तो फिर चीजें को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक, आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। विच कमिटी अप्रूव 13 डिफेंस एंड पैरामिलिट्री प्रोजेक्ट इन लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश? तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर। आई होप आपको ये करंट अफेयर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में।